तो हम लोग हिस्टोरिकल स्कूल पर बात कर रहे थे। हिस्टोरिकल स्कूल में मुख्य मुख्य विचारक हो गए। मुख्यतः आपसे जो पूछे जाएंगे वो हेनरी मेन और सेविनी, यही दो विचारक मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। लेकिन अब एक ट्रेंड चलना शुरू हुआ है और उस ट्रेंड में क्या हो रहा है, वो मॉडर्न विचारक पूछ रहे हैं किसी भी स्कूल पे। तो सेविनी केवल इतना काफी नहीं, तो उनके शिष्य पुख्ता ये क्या कहते हैं। और जर्मन स्कूल में एक और है, जर्मन स्कूल मीनिंग देयर बाय जर्मन विचारधारा, क्योंकि ऐतिहासिक विचार ये हेनरी मेन को छोड़ दे तो अधिकतर जर्मनी में, तो वहां गियर्क और हर्बर्ट स्पेंसर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि हिटलर की सारी विचारधारा हर्बर्ट स्पेंसर पर आधारित है। हर्बर्ट स्पेंसर, सेविनी और हीगल, इस तीन विचारकों ने जो कुछ कहा, हिटलर ने अपने कृत्यों को उचित ठहराने के लिए इन तीनों विचारकों की बातों का आधार लिया है और तीनों विचारकों की बातों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके एक जातीयता का सिद्धांत ये दिया है और जातीयता के सिद्धांत के आधार पर विधायन इसकी दलील दी है। ये यूं कहिए अपने कृत्यों को विधिक जामा ये जातीयता के सिद्धांत से पहनाया है। और हमने कल भी कहा कि विकास और उन्नति इनका परस्पर कोई संबंध नहीं होता। विकास तो होगा, विकास का उपयोग कौन करेगा इससे तय होगा कि उन्नति होगी या विकृति पैदा होगी। एटम बम बनेगा, एटम की ताकत से बनेगा, लेकिन एटम की ताकत जब खोजी जाएगी तो उसका उपयोग बम बनाने के लिए होगा या एटॉमिक एनर्जी के लिए होगा, ये उपयोगकर्ताओं की मानसिकता इस पर तय होगा। इसलिए विकास उन्नति का पर्याय है, सिनोनिम्स है, ऐसा नहीं मान सकते। विकास अलग बात है और उन्नति अलग बात है। आप देखें आजकल जो रिलीवेंट है उसका उदाहरण देता हूं। पश्चिम बंगाल में जो कुछ चल रहा है, जो कुछ हुआ आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, उसके अगेंस्ट देश भर में डिमॉन्स्ट्रेशन चल रहे हैं। उन डिमॉन्स्ट्रेशंस में उस पीड़िता का नाम लगातार बोला जा रहा है प्रदर्शनकारियों के द्वारा, उसकी आइडेंटिटी क्लियर की जा रही है, जबकि आईपीसी पुरानी है। उसमें आप उठाएंगे तो संभवतः आई थिंक 228A है जो यह मना करता है कि इस प्रकार के ऑफेंसेस से प्रभावित लोगों की, उनके जो विक्टिम हैं, उनकी आइडेंटिटी क्लियर नहीं की जाएगी। और जो वर्तमान भारतीय न्याय संहिता है उसका सेक्शन 72 है जो वही बात कहता है जो 228A कह रहा था। लेकिन सारे प्रदर्शनकारी डिमॉन्स्ट्रेशन में उसकी आइडेंटिटी को क्लियर कर रहे हैं। ये एक गलती है जो डिमॉन्स्ट्रेटर्स की ओर से हो रही है, लेकिन इसके पीछे डिमॉन्स्ट्रेटर्स उनकी मंशा आइडेंटिटी क्लियर करने की नहीं है, उनसे धोखे से हो गई है। लेकिन इसका लाभ उठाकर वहां की पुलिस जो अपराध के करने वालों को तो पकड़ नहीं पाई, उनके खिलाफ तो कार्रवाई की नहीं, और डिमॉन्स्ट्रेटर्स इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। तो कानून बनता अच्छे के लिए, बनाया तो बेहतरी के लिए, लेकिन उपयोग कौन कर रहा है इससे तय होगा कि कानून कैसे परिणाम देगा समाज में। विकास और उन्नति इसका परस्पर कोई ताल्लुक नहीं, और शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट और सुपीरियर जुडिशियरी, सुप्रीम जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव के हेड यानी राष्ट्रपति, इन सबको ये ताकतें दी गई हैं कि ये किसी को भी क्षमा कर दें।
यदि इन डेमोन्स्ट्रेटर्स पर मुकदमे कायम होते हैं और उनका ट्रायल करके उन्हें दोषी सिद्ध किया जाता है, तो यही मुकदमे हैं जिनमें उन ताकतों का सम्यक उपयोग किया जाना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे उन ताकतों का उपयोग कहां होता है? हत्यारों को माफ कर देने में। तो विकास और उन्नति, इसके बीच कोई संबंध नहीं है। विकास अलग बात है और उन्नति अलग बात है। विकास सदैव उन्नति को जन्म देगा, कतई जरूरी नहीं। ठीक है, आप परिवर्तन करेंगे और हमेशा बेहतर होगा, बिल्कुल जरूरी नहीं। आप परिवर्तन करेंगे, चीजें बदतर हो जाएंगी, आप कहेंगे इससे तो पहले ही भला था। और इस चीज को किसने? हेनरी मेन ने अनुभव किया था। लेकिन फिर भी हेनरी मेन ने माना था कि हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। सभ्यता परिवर्तन है, परिवर्तन ही सभ्यता है और परिवर्तन किया जाना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। क्योंकि अक्सर अनुभव यह है कि व्यक्ति परिवर्तन इसके माध्यम से बेहतरी इसको ही उपलब्ध होता है। और हेनरी मैन ने पाया था कि परिवर्तन तेजी से जिससे आएगा वो विधायन है, लेजिस्लेशन है। This is the legislation by using which we can transform the society rapidly. इसलिए विधायन, जिसे सेबिनी मान्यता देने को तैयार नहीं है, मान्यता दे रहे हैं लेकिन बहुत अच्छी टेक्निक नहीं मान रहे हैं। हेनरी मैन उसको बहुत अच्छी टेक्निक मान रहे हैं। कोडिफिकेशन, संहिता करना, जिसे रोकना सेबिनी का लक्ष्य है। ऐतिहासिक अध्ययन के पीछे मेन कोडिफिकेशन करना चाहते हैं। ऐतिहासिक अध्ययन करके, ठीक है, तो कुल मिलाकर मेन और सेबिनी ये दो विचारक हैं जो हम लोगों ने अब तक पढ़े और ये प्रतिनिधि विचारक माने जाते हैं। हिस्टोरिकल स्कूल रिप्रेजेंट होता है इन लोगों के नाम से। कुछ प्रतिनिधि विचारक हो जाते हैं हर स्कूल के। आप देखेंगे हम लोग पहुंचने वाले हैं सोशलॉजिकल स्कूल, उसके प्रतिनिधि विचारक हैं ड्यूगेट, ईयरलिच, ठीक है, इहरिंग, डीन रास्कोपाउंड, ये उसके प्रतिनिधि विचारक हैं। इनके नाम से वो स्कूल जाना जाता है। आप एनालिटिकल्स में जाएंगे, हार्ट, बेंथम, ऑस्टिन, केल्सन, ये प्रतिनिधि विचारक हैं। लेकिन इनके अलावा भी लोगों ने उन स्कूलों में बात की है। उन स्कूलों में बात की मीनिंग देयर बाय वो स्कूल जिस विचार पद्धति से सोचते हैं, उस विचार पद्धति का उपयोग करके कानून को व्याख्यायित करने का प्रयत्न किया है और यह बताने की कोशिश की है कि कानून क्या है, कहां से जन्म लेता है, क्यों प्रभावी होता है, वो अपनी विधि मान्यता कहां से अर्जित करता है, लोग उसका पालन क्यों करते हैं अपने ढंगों से। और स्थिति कोई हो, हर व्यक्ति स्थिति को ही परिभाषित करता है, लेकिन परिभाषित करने के अपने ढंग होते हैं और व्याख्या कोई गलत नहीं होती। ठीक है, आप देखेंगे अगर वो व्याख्या है, अगर व्याख्या के नाम पर कुछ और कर दिया गया तो बात ही अलग है। लेकिन यदि व्याख्या है तो वो गलत नहीं हो सकती। हमने आप लोगों से चर्चा की थी कि हम लोग सुख दुख इसकी व्याख्या करते हैं।
बहुत सारे लोग इस बात से सहमत हैं कि सुख क्या है, दुख क्या है, तो कहते हैं मन की अवस्थाएं हैं। आप शमशान में भी सुखी हो सकते हैं और घर में भी दुखी हो सकते हैं। आप सभी भौतिक संसाधनों के उपलब्ध होने पर भी मन से दुखी हो सकते हैं और कुछ भी न होने पर सुखी हो सकते हैं। यही स्थिति तो है जब एक साधु नंगा लेटा है और सिकंदर निकल रहा है और सिकंदर उससे कहता है क्या मांगो, क्या मांगते हो? तो उसने कहा इतना ही मांगते हैं, तुम जो धूप जो रोक कर खड़े हो, हम लेटे, हम पे धूप, ठीक है, सन बाथ ले रहे हैं और तुम धूप रोक के खड़े हो गए, बस हट जाओ, इतना ही चाहते हैं। तो उन्होंने कहा दुनिया के सम्राट है, दुनिया के सम्राट हो, मारे मारे घूम रहे। सम्राट वो है जिसके पास कोई कमी ना हो, और तुम्हारे पास कमी है। इसका प्रमाण यह है कि तुम हजारों किलोमीटर से मारे मारे घूम रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? तुम्हारा चित्त अशांत है। सम्राट वो होता है जिसके पास सब चीजें हों, कोई चित्त में शांति हो। हम हैं सम्राट, तुम हमें क्या दे दोगे? तो सवाल है, मन की अवस्था है, सुख और दुख। साधु सुखी है, उसके पास कुछ नहीं है। सिकंदर दुखी है, उसके पास सब कुछ। एक व्याख्या सुख और दुख की यह भी है, आप किसी डॉक्टर से पूछो सुख दुख क्या है, वो कहता कुछ नहीं है। दिमाग में कुछ हार्मोन्स हैं, उनका सेक्रेशन बढ़ जाता है, आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। कुछ हार्मोन्स हैं, उनका सेक्रेशन बढ़ जाता है, आदमी प्रसन्न हो जाता है। इट इज नथिंग, इट इज सिंपली हार्मोनल डिस्टर्बेंस। सुख दुख कुछ नहीं है, ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस है और कुछ नहीं है। केवल दवाओं से हम ठीक कर देंगे, बात खत्म हो गई। व्याख्या ये भी गलत नहीं, ये भी सही है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस है। सुख और दुख एक और व्याख्या हो सकती है। सुख दुख क्या है? ग्रह नक्षत्रों की चाल है। राहु, इसका प्रभाव ये आ गया, उसकी अंतर्दशा, उसकी महादशा ये शुरू हुई है। आप चिंतातुर हो गए। शुभ ग्रह, उन्होंने अपना परिणाम दिखाना शुरू किया, आप प्रसन्न हो गए। तो सुख दुख क्या है नहीं बता सकते, ठीक है। व्याख्याएं हैं और अपनी अपनी, और इनमें से एक भी गलत नहीं। ऐसे कानून की बहुत सारी व्याख्याएं हैं और उनमें से कुछ भी गलत नहीं। सविनी कहता है ये लोक चेतना का परिणाम है, और जब लोक चेतना का परिणाम है, इसका तो लोक चेतना तो पहले, राज्य बाद में। राज्य ने मान्यता दी है लोक चेतना को कानून के तौर पर। कानून तो लोक चेतना से निर्मित हुआ, कानून राज्य से पूर्ववर्ती है। कानून पहले था, राज्य बाद में आया। कानून राज्य ने बनाया नहीं, कानून को मान्यता दी है राज्य ने। यह मान्यता है हिस्टोरिकल स्कूल के, गलत नहीं है, सही है। और कानून लोक चेतना, इससे निर्मित हुआ। लोक चेतना स्वयं क्या है, इसको सविनी ने स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया। उन्होंने ये बस कहा है कि सहज वृत्ति, परिपाटी, प्राधिकार, विश्वास, जो एक जगह पर रहने वाले लोगों के किसी बात के बारे में होते हैं, ये सब मिलकर लोक चेतना को निर्मित कर देते हैं। सिर्फ इतना ही कहा है सविनी ने। हेनरी मैन ने कहा था कि ये विश्वासों का, संस्थाओं का, विचारों का, ठीक है, आपस में प्रतिक्रिया, इससे उत्पन्न अंधविश्वास है, ऐसा हेनरी मैन ने कहा।
तो लोक चेतना की उत्पत्ति, ये कानून है। हेनरी मैन, उन्होंने परिवर्तन इधर सभ्यता माना था और यह कहा था कि विधायन के माध्यम से, क्योंकि परिवर्तन तीव्र गति से आता है, इसलिए विधायन, इसके माध्यम से विधि का निर्माण यह होना चाहिए। और उन्होंने ऐतिहासिक तरीके से अध्ययन करके बताया था कि 4 स्टेजेस हैं। इन 4 स्टेजेस में किसी भी समाज में कानून निर्मित होता है। और उन्होंने क्या बताया था कि सबसे पहले ईश्वर की इच्छा के रूप में प्रकट होता है। उसके बाद कुछ लोग ईश्वर की इच्छा को दावा करने वाले, ठीक है, दावा करते हैं कि हम ईश्वर की इच्छा को जानते हैं, उनकी आवाज कानून बनती है। फिर उनका तीसरी स्टेज आती है, ये ईश्वर की इच्छा को जानने का दावा करने वाले लोग स्वयं सत्तासीन हो जाते हैं। और फिर एक अल्पसंख्यक वर्ग, क्योंकि अल्पसंख्यक वर्ग होता है जो ईश्वर की इच्छा को जानने का दावा करता है, ये विधायकों की स्थिति में आ जाता है। और उसके बाद, ठीक है, जनप्रिय सत्ता स्थापित होती है, क्योंकि जनता का विद्रोह इनके विरुद्ध होता है और लोकतंत्र ये स्थापित होता है। ये उन्होंने बताया था। और उनका फिर ये स्थिर समाज है, सभी समाज यहां तक प्रगति करते हैं, लेकिन कुछ समाज इसके आगे प्रगति करते हैं। और जो समाज इसके आगे प्रगति करते हैं उसको उन्होंने क्या बताया था, वो प्रगतिशील समाज है। और वो मिथक या कल्पितार्थ, साम्या और विधायन के माध्यम से अपनी विधि और व्यवस्था को उन्नत बनाते हैं, ऐसा हेनरी मैन ने कहा था। और हेनरी मैन ने यह भी कहा था कि अब तक, यानी 1861 तक जो संचलन रहा है वो किधर रहा है, प्रास्थिति यानी दशा से संविदा यानी स्वतंत्रता, इसकी ओर रहा है। ये सारी बात हम लोगों ने देखी थी। अब पुख्ता पर बात करेंगे। पुख्ता, इसे जानने से पहले आप एक बात समझ लेंगे, हर समुदाय की, वो समुदाय किसी भी नाम से रिकॉग्नाइज हो, किसी भी नाम से जाना जाता हो, अपना एक विशेष लक्षण होता है। हर समुदाय का एक विशेष लक्षण, और वो विशेष लक्षण उस समुदाय को दूसरे समुदायों से अलग कर देता है। उस विशेष लक्षण के आधार पर वो समुदाय दूसरे समुदाय से अलग रूप में पहचाना जाता है, और उस समुदाय की वो विशेषता उस समुदाय के सभी व्यक्तियों को प्रभावित करती है। और समुदाय के सभी व्यक्ति चाहते हैं कि उस भावना के अनुरूप उस समुदाय के सदस्य काम करें। इसी को सामुदायिक चेतना कहा जाता है। और यह सामुदायिक चेतना उस समुदाय के लोगों को परस्पर एक सूत्र में बांधती है। उसी प्रकार जिस प्रकार पारिवारिक रिश्ते ये व्यक्तियों को एक सूत्र में बांधते हैं, और ये वर्गीकरण, ये चेतना का विस्तार, ये चेतना का विकास, ठीक है, परिवार के बाहर होता है। ठीक है ना, परिवार में आप एक दूसरे से जुड़ा हुआ अनुभव करते हैं, लेकिन एक और चेतना है जो आपको समुदाय के सदस्य के तौर पर समुदाय के दूसरे सदस्य से जोड़ती है। और वो चेतना भी आपको उतना ही सशक्त ढंग से दूसरे सदस्य से जोड़ती है जिस सशक्त ढंग से आप अपने परिवार से जुड़े रहते हैं। बात को आसान करें तो बात को आसान करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि दुनिया में विभिन्न भूभागों पर बहुत सारे लोग विभिन्न देशों के नाम से रह रहे हैं, और एक देश में रहने वाले लोग एक समुदाय का निर्माण ये कर रहे हैं। भारत में रहने वाले लोग एक समुदाय का निर्माण कर रहे हैं, पाकिस्तान में रहने वाले लोग एक समुदाय का निर्माण कर रहे हैं, अमेरिका में रहने वाले लोग एक समुदाय का निर्माण कर रहे हैं। और जो लोग
एक समुदाय का निर्माण कर रहे हैं। हमने कहा उन्हें चाहे जिस नाम से जानिए, आप उन्हें भारतीय कहिए, पाकिस्तानी कहिए, अमेरिकी कहिए, अंग्रेज कहिए, कुछ भी कहिए, ठीक है, उस समुदाय में रहने वाले लोग परस्पर एक दूसरे से, एक भावना है उनके बीच, उससे जुड़े हुए हैं। और वो भावना उन समुदाय के लोगों को परस्पर उतने सशक्त ढंग से ही जोड़ती है जितने सशक्त ढंग से वे अपने परिवारों से जुड़े हैं। और वो भावना अगर आप पहचानेंगे तो हर समुदाय की अलग अलग है। पुख्ता कहता यही वो भावना है जो शरीर और मस्तिष्क के स्तर पर उस समुदाय के लोगों को परिवार के बाहर लाकर परस्पर एक दूसरे से जोड़ देती है। और यह सामुदायिक भावना उन्हें उसी प्रकार जोड़ती है जैसे वे एक भाषा बोलते हैं और एक भाषा के आधार पर वे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। उनकी भाषा, रीति रिवाज, रूढ़ियां जैसे उन्हें परस्पर जोड़ते हैं, ऐसे ही यह भावना भी उन्हें एक दूसरे से जोड़ देती है। और कानून इसी भावना के अनुरूप बनता है। और जब तक कानून इस भावना के अनुरूप नहीं बनेगा तब तक कानून उस समुदाय के लोगों में प्रभावी नहीं हो पाएगा। कानून इसी भावना से निकलता है। बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक सवाल जो किसी भी विधिशास्त्री के समक्ष है वो तो यही है, कानून कहां से आ रहा है? तो कहता है इस राष्ट्रीय भावना से आ रहा है। कानून प्रभावी क्यों है? इसीलिए प्रभावी है ना क्योंकि उस समुदाय के लोग वैसा चाहते हैं कि वैसा हो, इसीलिए प्रभावी है ना। वो विधिमान्य क्यों? क्योंकि उस समाज में उससे व्यवस्था चलाई जा सकती है, इसलिए विधिमान्य है। उसे लागू करने में कौन सा दबाव काम कर रहा है? नैतिक दबाव काम कर रहा है, क्योंकि सब चाहते हैं वैसा। और इसका उदाहरण आप देखेंगे। हमने कहा ना, बातें कोई गलत नहीं है। सुख दुख क्या है? आप हार्मोनल डिस्टर्बेंस है ये भी कह सकते हैं। ग्रहों की उल्टी चाल है ये भी कह सकते हैं, और मन की अवस्था है ये भी कह सकते हैं। न सेविनी गलत है, ना ऑस्टिन गलत है, ना बेंथम गलत है, न ड्यूगिट आदि विचारक गलत है, और न पुख्ता गलत है। पुख्ता की स्थिति आप देखेंगे कहां? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में। सोचिए, सब कुछ किया अंग्रेजों ने, कुछ न हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। 1857 में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है किस बात से पैदा हो गया? हिंदुओं से कहा कि गाय की चर्बी लगे कारतूसों को मुंह से काटो, ठीक है। और तब क्योंकि उस समय जो बंदूक और कारतूस थे उन्हें उपयोग करने से पहले कारतूसों को मुंह से काटना पड़ता था, और उसमें गाय की चर्बी लगी थी। हिंदू समुदाय के तौर पर संगठित जितने लोग हैं वे गाय को पूज्य मानते हैं, और गौमांस, वे भले ही मांसाहारी हों लेकिन गौमांस उनके लिए त्याज्य है। ये उनके धर्म की चेतना है जो उन्हें परस्पर एक समुदाय के तौर पर संगठित कर रहे हैं। और कोई कानून अगर इसके विरोध में बनेगा तो वो प्रभावी नहीं हो सकता, ठीक है। हिंदू के तौर पर जो समुदाय है, ऐसे प्रत्येक राष्ट्र की अपनी चेतना होती है। मुसलमानों, सुअर का ठीक है, मांस लगा हुआ कारतूस उन्हें काटने को दिया जा रहा था, वो उनकी सामुदायिक चेतना के विपरीत था, ठीक है। और जब राम राज्य की कल्पना गांधी ने दी तब भारत खड़ा हुआ स्वतंत्रता के लिए। गांधी को भी राम राज्य की बात करनी पड़ी है इस देश में। इसका मतलब ये देश वृत्ति से धार्मिक, ठीक है। पुख्ता कहता है एक राष्ट्रीय भाव है प्रत्येक देश में, एक चेतना है जिसे वो राष्ट्रीय चेतना कह रहा है। आप सोचो, पूरे दुनिया के बारे में सोचो,
व्यापारिक विधियों में कि अगर कोई व्यापारी किसी व्यापारी के साथ कोई गड़बड़ करे तो उसे फांसी हो जाए, यह कानून सिर्फ इंग्लैंड में है। और उसी कानून के मुताबिक नंद कुमार ट्रायल जो चलता है उसमें उसी कानून के मुताबिक फांसी दी गई थी, किसे? नंद कुमार को। आप इंडियन लीगल हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो नंद कुमार ट्रायल मिलता है, नंद कुमार ही है ना, उसमें इंग्लैंड की उस विधि के मुताबिक ही फांसी दी गई, तो इसीलिए उसे जुडिशियल मर्डर कहा जाता है, क्योंकि उस दिनांक तक इंग्लैंड की विधियों को हिंदुस्तान में लागू नहीं किया गया था। ठीक है ना? और यह जरूर कहा था कि इंग्लैंड की विधियां न्याय, साम्य और शुद्ध अंतःकरण के आधार पर हिंदुस्तान में लागू की जा सकती हैं, लेकिन कब? न्याय, साम्य और शुद्ध अंतःकरण इसके नाते जब हिंदुस्तान में कभी व्यापार संबंधी किसी गतिविधि के लिए फांसी देने का कानून ही नहीं रहा, तो यहां के निवासी को उस ढंग से फांसी दे देना ये ठीक नहीं। तो इंग्लैंड का चरित्र व्यापारिक, किसी भी समुदाय का जो चरित्र होता है उसी को उस समुदाय की सामुदायिक भावना कहा जाता है। और पुख्ता कहता है कि उस देश के कानूनों में वह सामुदायिक भावना ही अभिव्यक्त हो रही होती है, वो सामुदायिक भावना है जिसके कारण उस समाज में विभिन्न रूढ़ियों का विकास हो जाता है। रूढ़ी यानी क्रिया करने के स्वाभाविक तरीके, रूढ़ी यही तो है, क्रिया करने के स्वाभाविक तरीके विकसित हो जाते हैं। और चूंकि वे उस सामुदायिक भावना जो उन्हें राष्ट्रीय भावना के नाम से परस्पर परिवार की तरह जोड़ देती है उसके अनुरूप होती हैं, इसलिए वे उस समुदाय की स्वाभाविक विधियां बन जाती हैं। और अगर उस समुदाय में उस सामुदायिक भावना के विरुद्ध आप कुछ लागू करोगे तो वो प्रभावी नहीं होगा। और किसी भी समुदाय की सामुदायिक भावना या किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय भावना क्या है, ये इससे जाना जा सकता है कि वो राष्ट्र किस बात पर चोट करने से खड़ा हो जाता है। हिंदुस्तान में आप कुछ भी करते रहो, कुछ नहीं होगा। आप धर्म पर चोट करके देखो, पूरा हिंदुस्तानी समाज खड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये धार्मिक देश है, आप इसे धर्म विहीन कर ही नहीं पाएंगे, और करने की कोशिश करेंगे तो अंतर्विरोध भले ही जन्मे, होगा कुछ भी नहीं। अमेरिका की राष्ट्रीय भावना स्वतंत्रता की भावना है। अब सोचो, पूरी दुनिया में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहीं नहीं है, स्वतंत्रता की मूर्ति कहां है? अमेरिका। ठीक है, तो हर समुदाय की एक राष्ट्रीय भावना है, उसको समझना पड़ेगा। पुख्ता ये कहता है कि राष्ट्रीय भावना ही रूढ़ियों में परिवर्तित होती है और रूढ़ियां ही अंततः राज्य की मान्यता प्राप्त करके कानून बन जाती है। और ये राष्ट्रीय भावना उस समुदाय के लोगों को दूसरे समुदायों से पृथक बनाती है। इसके मतलब पुख्ता चूंकि सेविनी का शिष्य है, तो सेविनी भी यही कह रहे हैं कि एक समाज में एक जैसे लोग रहते हैं और वे, ठीक है, कुछ रूढ़ियों से शासित होते हैं, जीवन जीने के कुछ तरीकों से शासित होते हैं, और उन्हीं को कानून की मान्यता। पुख्ता लगभग उसके आगे की बात कह रहा है क्योंकि उन्हीं का शिष्य है। वो कहता है सभी विधियां, जितनी विधियां हैं, इस सामान्य चेतना जो समुदाय में विस्तृत हो रही है, इस सामान्य चेतना की उत्पत्ति है सभी विधियां। और ये जो सामान्य चेतना है यही तथ्य रूप में विधि में परिवर्तित होती है। तथ्य रूप में यानी जैसे आप जानते हो ना, आपसे पूछो कि विधि का नियम क्या है, आप बता दोगे ये है। क्यों ये है? बेयर में लिखा है। बेयर में लिखा है, आपको कैसे पता लगा? आपने आंखों से देखा। आंख क्या है? ज्ञानेंद्रिय, उससे आपको अनुभव हुआ, इसलिए वो तथ्य रूप में विधि है जो आप बता रहे हो। और ये तथ्य रूप में विधि इसलिए क्योंकि ये सामान्य चेतना के अनुरूप, सभी विधियां सामान्य चेतना की उपज हैं। ठीक है, और सामान्य चेतना ही तथ्य रूप में विधि में परिवर्तित होती है, ऐसा पुख्ता का कहना है। लेकिन यह प्रक्रिया
प्रक्रिया अदृश्य है। सामान्य चेतना विधि में कब परिवर्तित हुई, ये आपसे पूछा जाए तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि वो विधि में कब परिवर्तित हो गई है ये पता ही नहीं लगता। ये प्रक्रिया अदृश्य है, लेकिन सामान्य चेतना ही विधि में परिवर्तित होती है, और इस सामान्य चेतना को राष्ट्रीय भावना यह भी कहा जा सकता है। ठीक है, पुख्ता भी सविनी की तरह है। रूढ़ियों को विधि का सबसे अच्छा स्वरूप मानता है। वो मानता है रूढ़ियों से बेहतर विधि नहीं हो सकती, और वो कहता है संस्कृति का विकास यानी जीवन पद्धति का विकास कितना भी हो जाए और समाज की परिवर्तित आवश्यकताओं के मुताबिक संस्कृति विकास करती रहती है, स्थितियां बदलती भी रहती हैं, कानून भी एक जैसा नहीं रहता, लेकिन कानून मूल रूप से हमेशा उस राष्ट्रीय भावना के अनुरूप रहेगा। यानी थोड़ा बहुत रद्दोबदल हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि उस समुदाय की जो राष्ट्रीय भावना है उसका पूरी तरह वायलेशन कानूनों में होने लगे, यानी राष्ट्रीय भावना बदल जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। यानी इंग्लैंड में व्यापार के विरोध में विधि, अमेरिका में स्वतंत्रता के विरोध में विधि, और हिंदुस्तान में धर्म के विरोध में विधि माने नहीं होगी। और हिंदुस्तान एक सब कॉन्टिनेंट है, म्यांमार, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान हमारे हिस्से हैं, इसलिए ये सारे देश भी धर्म के आधार पर एकजुट रहेंगे। यहां इसके विरोध में विधि, संस्कृति का विकास होता रहेगा, जीवन पद्धति का विकास होता रहेगा, थोड़ा बहुत विधियों में परिवर्तन देखा जाएगा, लेकिन मूल भावना हमेशा बरकरार रहेगी, ऐसा पुख्ता का कहना है। ठीक है, तो पुख्ता सेविनी के आगे की बात कर रहे हैं। गियर्क कानून को अलग ढंग से देख रहे हैं, गियर्क अलग ढंग से मामले को देख रहा है। गियर्क ये पा रहा है कि कानूनों का निर्माण यानी विधि और व्यवस्था, इसे आपका संगठनों से उत्पन्न किया गया है। ये जो विभिन्न प्रकार के मानव संगठन बने, इनके माध्यम से कानून उत्पन्न हुआ है। कानून क्या है? सामाजिक नियंत्रण। भाई कानून को आप परिभाषित करो, क्या है ये? समाज को नियंत्रित करने की कला। इसका मतलब कानून क्या है? सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण। समाज क्या है? व्यक्तियों का समुदाय या व्यक्तियों का समूह। सामुदायिक तौर पर, सामूहिक तौर पर व्यक्तियों को रेगुलराइज, उनके कृत्यों को रेगुलराइज कैसे किया जाए, ये कानून की विषय वस्तु है। व्यक्ति के किन कामों को रेगुलराइज ये किया जाना चाहिए, ये कितने कामों में व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए, ये विचार का विषय हो सकता है, इस पर डिबेट हो सकती है, ये अलग अलग हो सकता है। और जो लोग ये कहते हैं कि कुछ गतिविधियों को छोड़कर व्यक्तियों को अन्य गतिविधियों में काम करने के लिए या अपनी इच्छा से जीने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, वे व्यक्तिवादी कहलाते हैं। जैसे हर्बर्ट स्पेंसर या अन्य व्यक्तिवादी, वो क्या मांग करते हैं कि केवल कुछ चीजें जो सामुदायिक जीवन से जुड़ी हैं, वे राज्य को अपने हाथों में लेनी चाहिए और उनके संबंध में व्यक्तियों को एक विशेष ढंग से काम करने के लिए विवश ये करना चाहिए। जैसे आप लोक नैतिकता, पब्लिक मोरालिटी है, इसके खिलाफ नहीं चलोगे, भले ही इसके खिलाफ चलने का आपका मन हो। आपका मन है कि हम नग्न अवस्था में सड़क पर निकलेंगे, नहीं निकलेंगे आप, बिकॉज इट इज अगेंस्ट द पब्लिक मोरालिटी, ये लोक नैतिकता के विरुद्ध है। ठीक है, तो राज्य कुछ बातों में हस्तक्षेप करे, शेष बातों में स्वतंत्र छोड़ दे। हम शिक्षा लेंगे, नहीं लेंगे, हम लेंगे तो कौन सी लेंगे, हम खाना क्या खाएंगे,
हम किसके साथ विवाह करेंगे, हम कहां घूमेंगे, आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। व्यक्तिवादियों का ऐसा मत है। और दूसरी ओर ड्यूगिट जैसे विचारक हैं, हीगल जैसे विचारक हैं, वो कहते ना कुछ नहीं, सब कुछ हम निर्धारित करेंगे, क्योंकि हम, आपने जिसे राजा बनाया, आपने जिसको शासक बनाया, वो बुद्धिमान है, वो तय कर सकता है। तो दो प्रकार के विचार हो सकते हैं, लेकिन दोनों प्रकार के विचारक ये जरूर मानते हैं कि सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण, इसी को कानून कहते हैं। कानून सामाजिक नियंत्रण है, इससे कोई असहमत नहीं है। गियर्क भी इससे असहमत नहीं, कानून सामाजिक नियंत्रण है। यह सामाजिक नियंत्रण किसने पैदा किया, खोज इस बात पर हो रही है, राज्य ने पैदा किया या राज्य ने इस सामाजिक नियंत्रण को मान्यता दी, इसका स्रोत कहीं और है। यह है विचार का विषय। जो खोज हम लोग कर रहे हैं, जो हमारी सर्च है, वो इस बात को समर्पित है कि यह सामाजिक नियंत्रण आया कहां से, और इस नियंत्रण को उस समाज के सदस्यों के द्वारा सामाजिक नियंत्रण की तकनीक के तौर पर स्वीकार क्यों किया गया। यह है ना, आप कुछ भी क्यों स्वीकार कर रहे हैं। और चूंकि सर्वेक्षण के माध्यम से इसकी खोज हो रही, इसलिए यह अध्ययन वैज्ञानिक है, ठीक है ना। इसलिए ज्यूरिस्प्रूडेंस को विधि का ज्ञान नहीं, विधि का विज्ञान कहा जाता है। ये विधि का ज्ञान नहीं है उन अर्थों में, जिन अर्थों में आपने ज्ञान को समझ रखा है, आपने ज्ञान का जो अर्थ जाना है, वो सूचनाओं का संग्रहण है, जबकि ज्ञान का वास्तविक अर्थ वही है जो ज्यूरिस्प्रूडेंस कानून को देता है, अर्थात खोज। हमने आपसे कई बार कहा, कई हजारों बार अपने लेक्चर में हमने ये बात बोली है कि शिक्षा और ज्ञान दो भिन्न संकल्पनाएं हैं। शिक्षा प्रदत्त है और ज्ञान की खोज है। शिक्षा सूचनाओं के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है, ज्ञान आपको कोई दे नहीं सकता। यह जरूर बता सकता है कि ऐसे चलो शायद मिल जाए, हमें मिल गया चूंकि, इसलिए हो सकता तुम्हें भी मिल जाए। इसलिए बुद्ध सिर्फ तुम्हें इतना ही बता सकते हैं कि हमें ऐसे मिला, हो सकता है तुम्हें भी मिल जाए। तुम ये मान के बैठे कि नहीं, जैसे ही नहीं मिला वैसे ही हमें मिल जाएगा, तुम भी पीले पड़े हो सकता तुम्हें बिल्कुल वैसे ना मिले जैसे उन्हें मिला। ज्ञान कोई नहीं दे सकता, शिक्षा सबको मिल रही है, और शिक्षा आप में ज्ञान का विकास नहीं करती। शिक्षा तो सूचनाओं का संग्रहण मात्र है, इसके अलावा कुछ है नहीं। इसलिए बड़े बड़े पढ़े लिखे आपको एकदम मूर्ख मिलेंगे, एकदम गधे, कुछ नहीं आता जाता। ठीक है, आप देखेंगे लोगों ने मान्यता बना रखी कि आईएएस, आईपीएस, जज ये बड़े भारी कोई काबिल लोग हैं। आप मिलेंगे व्यक्तिगत रूप से तो इनसे बड़े बेवकूफ आपको समाज में ढूंढने मुश्किल हो जाएंगे। ये इतने मूर्ख हैं, ये शिक्षित हैं, ज्ञानवान नहीं है। कबीर ज्ञानवान है, शिक्षित नहीं है। ज्ञान और शिक्षा इसका परस्पर कोई संबंध नहीं। ज्ञान खोज है, ठीक है, शिक्षा प्रदत्त है। इसलिए अगर लोग यह मांग करें कि ज्ञानी को मताधिकार मिलना चाहिए, हम उनके साथ होंगे। लेकिन लोग जब यह मांग करते हैं कि शिक्षित को मताधिकार मिलना चाहिए, हम इसके विरोध में हैं। शिक्षित होता क्या है, ये तो जबरदस्त मूर्ख हो सकता है, और साथ ही साथ इस अहंकार से ग्रसित होता है कि वो शिक्षित है, इसलिए कुछ समझने को भी तैयार नहीं होता। ज्ञानी सरल होता है, वो जानता है कि हो सकता है हमारी खोज में कुछ कमी रह गई, वो लेने को तत्पर है,
शिक्षित कुछ लेने को तत्पर नहीं है तो मूर्ख है, घमंडी है, अहंकारी है। इसलिए हम शिक्षितों को मताधिकार, शिक्षितों को ये, शिक्षितों को वो, इस सब बात के विरोध में हम नहीं चाहते। हम तो ये चाहते हैं आप ये मांग करो ज्ञानी को होना चाहिए, और ज्ञान और शिक्षा इसका कोई परस्पर संबंध नहीं। ज्ञानी अशिक्षित हो सकता है। कबीर तुम्हारी नजर में अशिक्षित है जो, और वो तो चिल्ला के कहते हैं कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं, हाँ स्याही और कागज छुआ नहीं है और कलम कभी पकड़ी नहीं है। तुम उनके मुकाबले ज्यादा संवेदनशील हो। अरे भाई, उन्होंने जो बात कही उतनी तो संवेदनशीलता किसी में दिखती नहीं है कि कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, ठीक है, और जो पर पीर न जाने सोई काफिर बेपीर। तो इससे बेहतर बात कही नहीं जा सकती। तुम इन्हें अशिक्षित मानोगे और खुद को शिक्षित मानोगे, चोर हो नंबर 1 के। तो गियर्क ये खोज रहा है कि कानून कहां से पैदा हो रहा है। वो पाता है कि मानवों के जो संगठन बने उनमें से कानून पैदा हुआ। ठीक है, कानून कहां से आया? मानवों के संगठन से। इसे राज्य ने नहीं पैदा किया। कानून सामाजिक नियंत्रण है, और सामाजिक नियंत्रण की जरूरत कहां पैदा हुई? संगठन में। और संगठन ने सामाजिक नियंत्रण अपने सदस्यों का करने के लिए कुछ तौर तरीके खोज लिए, और उन तौर तरीकों को कालांतर में राज्य की मान्यता मिल गई। न मिलती तो भी वे कानून थे। क्योंकि तुम बंदूक को बंदूक नहीं कहोगे तो बंदूक बंदूक नहीं रहेगी, ऐसा तो है नहीं। तुम न कहो, तुम्हारा कहना इतना महत्व पूर्ण ये तो नहीं हो सकता कि वस्तु अपने मूल गुणों को खो दे। भाई तुम इतने बड़े आदमी तो नहीं हो सकते। इतनी बड़ी बात तो ईश्वर ने ही उन लोगों को दी है। ये क्षमता उन लोगों को दी है जिन्होंने सत्यनिष्ठ जीवन जिया है कि वो जो कहेंगे वो सच हो जाएगा। इसी को शाप का देना और वरदान का देना ये कहा जाता है कि यद्यपि तुम्हारे भाग्य में ये नहीं है, लेकिन चूंकि हमने कह दिया इसलिए अब वो सत्य हो जाएगा तुम्हारे संबंध में। तो ये क्षमता कम से कम तुम में नहीं है कि तुम कोई बात कहो और वो बात, भले ही वो बात न हो, और फिर भी उस बात में उस बात के गुण ये पैदा हो जाएं। इतने बड़े आदमी कम से कम तुम नहीं हो। ठीक है ना? तो गियर्क ये कहता है कि कानून मानव संगठनों में पैदा हुआ है, क्योंकि कानून सामाजिक नियंत्रण है, और यह सामाजिक नियंत्रण मानव समूह के रूप में, समुदाय के रूप में संगठित हुआ। तो इस सामाजिक नियंत्रण की जरूरत हुई, और जहां जरूरत है वहीं आविष्कार है, जहां आवश्यकता है वहां आविष्कार है। सामाजिक नियंत्रण की चूंकि जरूरत पैदा हुई इसलिए सामाजिक नियंत्रण पैदा हुआ, और वो सामाजिक नियंत्रण करने के तौर तरीके वही कानून कहलाए। और सामाजिक नियंत्रण के वे तौर तरीके प्रथमतः कानून के नाम से तो नहीं, रूढ़ि के नाम से ही अभिज्ञात होंगे, तो रूढ़ि के नाम से ही जाने जाएंगे। उन सामाजिक नियंत्रण के तौर तरीकों को तुम कानून कहो न कहो, लेकिन वे कानून हैं। ठीक है, राज्य उन्हें मान्यता दे न दे, और ऐतिहासिक विचारधारा इसकी ये मूल विशेषता है कि ये कानून को राज्य से पूर्ववर्ती मानती है, राज्य पश्चातवर्ती है, कानून पहले है। यही इसकी मूल विशेषता है। तो गियर्क ये कहता है, अब सवाल यह है, वो कहता है कि कानून मानव संगठनों से पैदा हुआ। तो चूंकि मानव संगठनों से कानून का जन्म ये देख रहा है गियर्क, तो गियर्क फिर मानव संगठन कैसे बने इस पर बात करेगा। हम अभी आपसे चर्चा कर रहे थे, आपने कहा आपातकाल पढ़ा, तो हमने कहा कि क्या पढ़ा आपातकाल में? आप कुछ बता नहीं पाए, क्योंकि आपने पढ़ने की जो सम्यक कला है, जो आर्ट ऑफ रीडिंग है, उसी को नहीं जाना है। आर्ट ऑफ रीडिंग ये है, अगर आप प्रश्नों के माध्यम से बात करना शुरू करेंगे, चीजें बहुत आसान है।
आप प्रश्नों के माध्यम से करके तो देखिए एक बार। हमने आपसे कहा कि सबसे आपने तो आपातकाल पढ़ा, तो सोचिए जरा क्या पढ़ा था। सबसे पहले आपातकाल लगाया जा सकता है, इस बात को अधिकृत तौर पर कहां कहां कहा, तो 3 आर्टिकल आपको मिलेंगे, 352, 356, 360। क्योंकि प्राधिकृत तौर पर अगर किसी बात को नहीं कहा गया तो कानून में वो बात नहीं हो सकती। अब अगर अधिकृत तौर पर कहा तो कोई अधिकृत तरीका भी दिया होगा कि उस ढंग से आपातकाल लगेगा। कुछ अधिकृत बातें भी दी गई होंगी कि वो हो तो आपातकाल लगेगा। यानी आपातकाल किन आर्टिकल्स के आधार पर लगेगा, किन ग्राउंड्स पर लगेगा, ठीक है ना, और कैसे लगेगा, ये 3 सवाल हो गए। और 3 प्रश्नों का उत्तर आप जब देने की कोशिश करेंगे लगभग पूरा आपातकाल आएगा, ठीक है ना। कब लगेगा, किन आधारों पर लगेगा, कैसे लगेगा। अब एक बार लग गया तो लग गया, तो इसका मतलब लग गया, ये शब्द बोले जा रहे हैं, इसका मतलब उसका कुछ परिणाम होगा। तो आपातकाल के क्या परिणाम होंगे, और परिणाम बहुआयामी होते हैं। किसी भी बात के परिणाम हर तरफ आते हैं, देखने की जरूरत होती है। अगर रात आप सो नहीं सके तो इसका परिणाम सब पर दिखाई देगा, आपकी कार्य क्षमता पर भी दिखाई देगा, ठीक है। आपका संपूर्ण जीवन इस घटना से प्रभावित दिखाई देगा। ऐसा नहीं होगा कि ना सोने का परिणाम एक ही तरफ हो कि आपको नींद आए, ऐसा नहीं होगा। नींद तो आएगी, उसके कारण से अन्य गड़बड़ें भी पैदा होंगी। तो इसका मतलब यह निकला कि आपातकाल के परिणाम बहुआयामी होंगे, और जो बहुआयामी होंगे तो सोचिए कितने आयाम हो सकते हैं। तो एक कार्यपालिकीय कृत्यों पर जो सरकारों के हैं उन पर क्या प्रभाव होगा, ठीक है। विधायी संबंध, इन पर क्या प्रभाव होगा। नागरिकों के जो मूल अधिकार है उन पर क्या प्रभाव होगा, और न्यायिक कृत्यों पर न प्रभाव होना चाहिए, न होगा, ठीक है। फिर आप ऐसे सोचिए कि एक बार चीज लग गई तो हो सकता कितने समय के लिए लगेगी, ये तो तय हो कि अनंत समय के लिए लगेगी एक बार में। अच्छा, हमने एक निश्चित समय के लिए लगाई, उस समय तक आपात स्थिति खत्म भी हो सकती है, नहीं भी खत्म हो सकती है, और उसके बीच में भी खत्म हो सकती है। तीनों बातें हो सकती हैं। हम भविष्यवक्ता तो नहीं है, तो तीनों की व्यवस्था होगी। तो तीनों की क्या व्यवस्था है, इसे याद कर लेना। किसी आदमी ने गलत ढंग से आपातकाल लगा दिया, नहीं लगना चाहिए था, अपनी ताकत का दुरुपयोग किया और लगा दिया, तो खत्म करने की कोई व्यवस्था ये भी होनी चाहिए, ये यार। तो आप प्रश्नों के माध्यम से देखेंगे चीजों को, बड़ी आसान है, ठीक है। टेक्निक ऑफ रीडिंग, शिक्षा में तकनीक का प्रयोग यह करना चाहिए। तकनीक सुविधा उत्पन्न करने का नाम है। आप टेक्निक का मतलब फेसबुक जिस ढंग से चलती है, जिस आधार पे वो समझ लेते हैं, अरे वो यांत्रिक तकनीक है। तकनीक अपने में एक चीज है, और तकनीक का मतलब है चीजों को सुविधा पूर्वक कैसे किया जाए, वो तरीका। टेक्निक क्या है, एक तरीका है जिससे परिणाम सुविधा से हासिल किए जा सकते हैं, ठीक है। सिर्फ इतना ही। तो गियर्क कह रहा है कि मानव संगठन, इससे कानून पैदा हुआ, ठीक है। कानून पैदा हुआ यानी सामाजिक नियंत्रण पैदा हुआ, और सामाजिक नियंत्रण राज्य से पूर्ववर्ती है। राज्य ने सामाजिक नियंत्रण किया हो ऐसा बिल्कुल ही नहीं, ठीक है। क्योंकि सामाजिक नियंत्रण की जरूरत पड़ गई मानव संगठनों में, इसलिए सामाजिक नियंत्रण पैदा हो गया। तो राज्य बाद में आया, मान लिया सामाजिक नियंत्रण मानव संगठन से पैदा हुआ, यह भी मान लिया। मानव संगठन कैसे पैदा हो गया, मानव संगठन आखिर किन्हीं आधारों पर पैदा हुए होंगे। तो वो देखता है, गियर ऑब्जर्वेशन कर रहा है, निरीक्षण की पद्धति लगा रहा है, और निरीक्षण की पद्धति से उसे जो प्राप्त हो रहा है वो किसी से पूछ नहीं रहा,
कि क्यों, तुम्हें क्या लगता है कि कैसे, उनने बता दिया और तुमने बता दिया, ये नहीं कर रहा वो। अगर ये करता तो गियर्क शिक्षित होता, तब उसने विधि का ज्ञान उस ढंग का प्राप्त किया होता जैसा आप प्राप्त करते हो। लेकिन वो पूछ नहीं रहा है, वो खोज रहा है, इसलिए वो विधि का विज्ञान प्रस्तुत कर रहा है, विशेष प्रकार का विज्ञान प्रस्तुत, विशेष प्रकार का ज्ञान दे रहा है, और इसीलिए वो जूरिस्प्रूडेंस में है। ठीक है, उसने खोजा है, उसने देखा, जब उसने देखा कि मानव संगठन कैसे निर्मित हुए, तो उसने देखा किसी भी समुदाय को, किसी भी समुदाय का, किसी भी मानव संगठन का अध्ययन करिए तो देख रहा है कि सबसे पहले तो क्षेत्रीयता के आधार पर मानव संगठन ये बने। इंडियन सब कॉन्टिनेंट, पाकिस्तान, बांग्लादेश, क्षेत्रीयता, इसके आधार पर मानव संगठन का निर्माण हुआ है। फिर क्षेत्रीयता के आधार पर जो मानव संगठन निर्मित हुआ, उसमें परिवार, ये गैर क्षेत्रीय आधार पर भी मानव संगठन निर्मित है, ठीक ना। परिवार इस आधार पर भी क्षेत्रीय तौर पर निर्मित जो मानव संगठन है, उनमें मानव संगठन है। और फिर उन मानव संगठनों में भी परस्पर सहयोग के लिए निर्मित मानव संगठन, उन्होंने कहा सेंट्रल बार एसोसिएशन, IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ये क्या है? सहयोग के लिए निर्मित संगठन है, ठीक है। और चौथे, प्रभुत्व के आधार पर दूसरों पर अथॉरिटी स्थापित करने के लिए निर्मित संगठन, जैसे राज्य है, राज्य भी मानव संगठन है, लेकिन अथॉरिटी निर्मित करने के लिए पुलिस, ये भी मानव संगठन है। 4 प्रकार के संगठन को देख रहा है, ठीक है। और ये हमेशा से समाजों में है। अगर देशों के स्तर पर देखेंगे तो सार्क, ब्रिक, UNO, ये सहयोग के लिए निर्मित मानव संगठन है, क्योंकि ये मानव जो राष्ट्र के रूप में संगठित है, उसके संगठन है, ठीक है। तो आप एक देश में संगठनों की भूमिका ये देखें तो जल्दी आसानी से समझ में आएगा। तो कहता है कि मानव संगठन ये इतने प्रकार के हैं और इनको 2 मोटे, ठीक है, कैटेगरीज में वो विभाजित कर देता है। कहता क्षेत्रीयता के आधार पर और गैर क्षेत्रीयता के आधार पर। दूसरा, बंधुत्व और सहयोग के आधार पर और प्रभुत्व के आधार पर। ये 4 प्रकार के संगठन वो 2 कैटेगरीज में विभाजित कर देता है। कहता है 4 प्रकार के मानव संगठन हैं और ये 2 कैटेगरीज में है। और वो कहता है इन सारे मानव संगठनों में लगातार अंतर क्रिया चलती है, बंधुत्व, सहयोग, प्रभुत्व, ठीक है, और आइडेंटिटी, इसके बीच यानी आइडेंटिटी का संघर्ष, ये लगातार चलता है, ठीक है। और लगातार चलने के कारण, ठीक है, कुछ जीने के तरीके निकल आते हैं, ठीक है। बंधुत्व और सहयोग का, ठीक है, आपका संघर्ष होगा प्रभुत्व से, परिवार में भी बंधुत्व और सहयोग और प्रभुत्व, इसका संघर्ष होगा। तो आप देखेंगे कर्ता के अधिकार, जरा हिंदुला में आ जाइए, कर्ता के अधिकार, उसका प्रभुत्व भी है और उस प्रभुत्व से संघर्ष भी चल रहा है कि वो परिवार के सभी लोगों की आवश्यकताओं की व्यवस्था ये भी करेगा, ठीक है। तो प्रभुत्व और सहयोग, इसका संघर्ष हो रहा है और उससे कानून जन्म ले रहा है, ठीक है। तो वो कहता है बंधुत्व, सहयोग और प्रभुत्व, इनके बीच संघर्ष चलते हैं लगातार। मानव संगठन इन आधारों पर संगठित होते हैं और फिर एक मानव संगठन में भी ये सारे तत्व एक साथ दिखाई दे सकते हैं और फिर उनमें इन तत्वों में संघर्ष चलता है। इन तत्वों में संघर्ष चलने के परिणाम स्वरूप कानून का जन्म होता है। आइडेंटिटी, मेरी आइडेंटिटी रहनी चाहिए, तो हमें मारोगे थोड़े ना, हमें मार डालोगे तो वो तो, जब हमें मार ही डाला फिर का आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये संघर्ष कानूनों को जन्म देता है और अंततः ये राज्य से मान्यता प्राप्त हो जाता है।
गियर्क किसी भी समाज में विभिन्न संगठनों को देखता है, ठीक है ना, और कहता है कि इनमें सबसे ऊपर राज्य होता है, बाकी संगठन क्रमानुसार नीचे आते जाते हैं। तो गियर्क मानव संगठनों में, ठीक है, कानून पा रहा है और यह कहता है कि कानून यहां जन्म लेता है, मानव संगठनों में। अब आप देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, सब देखने का तरीका मात्र है। न ये सही न वो गलत, न वो गलत न ये सही, कंप्लीट विजन कहीं नहीं है। इनकी भी बात ठीक है, इनकी भी बात ठीक है, इनकी भी गलत है, उनकी भी गलत है, ठीक है। हार्मोनल डिस्टर्बेंस क्यों हो रहा है? हम ये कहेंगे साहब ग्रह नक्षत्रों में परिवर्तन हुआ इसीलिए तो हो रहा है, ये भी गलत ना, ठीक है ना। तो क्या कहा जाए? कुछ कहा नहीं जा सकता। वही है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, शब्दों से परे है चीजें, ठीक है। बस कुछ कुछ समझा जा सकता है। तो सारे विचारक कानून को परिभाषित कर रहे हैं। कानून क्या है, कहां से पैदा होता है, ये प्रभावी क्यों है, ये क्यों विधिमान्य हो जाता है, लोग इसके पालन का दबाव या अनुभव क्यों करते हैं? इन्हीं बातों की खोज ये हर विचारक कर रहा है। एक और विचारक है रॉबर्टो, ठीक है, मैनगीरा उनगर, ठीक है, वो भी रॉबर्टो मैंगाबीरा उनगर, ये भी हिस्टोरिकल स्कूल में रखे जाते। रॉबर्टो मैंगाबीरा उनगर, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे कानून एक विचार तारतम्य है, विचार तारतम्य, यानी सोच रहे हैं हम बैठे बैठे, ठीक है ना। किस बारे में? सामाजिक व्यवस्था के बारे में, सामाजिक व्यवस्था के बारे में सोच रहे हैं बैठे बैठे, कैसे ठीक चलाएं। एक विचार प्रवाह है, एक विचार तारतम्य है, और यह विचार तारतम्य सामाजिक व्यवस्था के बारे में है। यानी कानून एक विचार तारतम्य है और इसका सामाजिक व्यवस्था से घनिष्ठ संबंध है। क्योंकि हम क्या सोच रहे हैं, कैसे सामाजिक व्यवस्था चलाएं, और ऐसा सोचते समय उस समाज की चेतना जहां निहित है, जैसे हिंदुस्तान में धर्म, इंग्लैंड में व्यापार, अमेरिका में स्वतंत्रता, ये, ठीक है, मूल धारा है उस देश के जीवन की, और इस मूल धारा से जीवन की जो प्रतिदिन की आवश्यकताएं हैं उनका सामंजस्य बिठाने के लिए हम कुछ तौर तरीके खोज निकालते हैं, बस वही कानून है। रॉबर्टो मैंगाबीरा उनगर ये कहते हैं कि कानून किसी भी समाज के उन अंतःतम रहस्यों का खुलासा है जिनके माध्यम से उस समाज ने खुद को एकजुट रखा है। कानून क्या है? कानून उन तौर तरीकों का खुलासा है, और वे तौर तरीके दिखते नहीं है, ऊपर नहीं है, उस समाज के अंत स्थल में वे निहित हैं। तो कहता है कि कानून समाज के अंतःतम रहस्यों का खुलासा है, जिन रहस्यों के माध्यम से उस समाज ने खुद को एकजुट ये रखा है, ठीक है। और जब उन अंतःतम रहस्यों का निरीक्षण करता है रॉबर्टो मैंगाबीरा उनगर, तो वो ये पाता है कि कानून एक विचार तारतम्य है, इसका सामाजिक व्यवस्था से घनिष्ठ संबंध है, और वास्तव में ये क्या है? वास्तव में उस देश की जो एक चेतना है उसके साथ दैनंदिन जरूरतों, दैनंदिन आवश्यकताओं का सामंजस्य बिठाने की कला है। यह है कानून, यह रॉबर्टो मैंगाबीरा उनगर कह रहा है।
और कहता है ये 3 रूपों में पाया जाता है किसी भी समाज में। रूढ़ी के रूप में, ठीक है, उस देश की नौकरशाही उसके कानून के तौर पर, और विधिक व्यवस्था के तौर पर। ये 3 तरीकों से पाया जाता है। रूढ़ी क्या है, विधिक व्यवस्था क्या है, और नौकरशाही का कानून क्या है, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे। कल रॉबर्टो मेंगाविरा उनगर और आपका हर्बर्ट स्पेंसर और जातीयता का सिद्धांत, ये 3 हम खत्म करेंगे। ईश्वर ने चाहा तो। घमंड भरी बात कोई नहीं, कल भगवान कुछ ऐसा करते कुछ हो ही ना पाए। 3 चीजें हम लोग कल खत्म करेंगे, और ये खत्म होते ही हिस्टोरिकल स्कूल खत्म हो जाएगा। फिर देखेंगे आगे।